टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन की ये बुक आई है और ये क्लास 6 to 8 के लिए है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, वॉल्यूम 1 है इसका, देख सकते हैं आप यहाँ। इसके पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भी हमने इस बुक से आपको प्रैक्टिस सेट कराया था और टीआरई 1 के लिए भी, और जिसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट भी रहा था। तो इसी उम्मीद के साथ टीआरई 3 के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा और आपसे उम्मीद भी रहेगी। तो देखिए ये सामाजिक विज्ञान का सेट है 6 to 8 के लिए, इसके बाद 9 10 का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इसकी जो अधिसूचना जारी हो चुकी है और मार्च में इसका एग्जामिनेशन भी होना है। अब देखिए इसमें बुक में पहले समझ लीजिए कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे हैं। इसमें आपको बीपीएससी जो टीआरई 2 है उसका जो प्रीवियस पेपर है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया था उसका हल प्रश्न है इसमें, और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसमें कुल 44 सेट दिए गए हैं, यानी कि इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट का इसमें है, इतिहास, भूगोल है, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इन 4 सब्जेक्ट से सेट हैं और प्रत्येक विषय के इसमें 11 सेट दिए गए हैं, यानी कि इस तरीके से 44 हैं। और 4 सेट होंगे जो आपके प्रीवियस यानी कि टीआरई 2 के हैं। इस तरीके से कुल इसमें इसमें 44 सेट ही दिया हुआ है। 9 10 में 48 सेट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें ये परीक्षा का जो पैटर्न है, आपको पता होगा कि ये 30 प्रश्न जो हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स है भाषा के। हालांकि इसमें इस बार टीआरई 2 में इसके रिजल्ट में उसको हटा भी दिया गया था। और सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि जो है वो 2.5 घंटे की होगी और कुल जो अंक होगा परीक्षा का यानी कि 150 प्रश्न होंगे। तो ये है रुक्मिणी पब्लिकेशन की मार्केट में ये बुक आ चुकी है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। तो इसी सब्जेक्ट से यानी किसी बुक से हम आज एक प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे हिस्ट्री का इस वीडियो में। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो इसका जो वीडियो अपलोड किया गया था, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज हैं। तो बात ये नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 2 का है या 3rd का है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो परीक्षा का जो मटेरियल है या जो इस पर जो आंसर क्वेश्चन जो कराया गया था, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, तो वो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। काफ़ी उपयोगी प्रश्न उसमें भी, उस प्रैक्टिस सेट में भी दिए गए थे और इसमें भी हैं। तो आप अपनी जानकारी के हिसाब से या उसको बढ़ाने के हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें शुरू करते हैं और इसका हिस्ट्री का ये एक सेट है, इसको देखते हैं आज। और इसमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट है यानी कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो कुछ भी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, तो सभी से 40-40 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा इसको। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो आपका सपोर्ट मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसमें भी मेरा सहयोग जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। और तो देखिए ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का प्रैक्टिस सेट होगा। ये पहला सेट है यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 है। और इसमें जो प्रश्न संख्या है आज ये हिस्ट्री का ये 71 से शुरू होगा, क्योंकि इसके पहले आप जानते हैं कि 30 जो प्रश्न हैं वो भाषा के हैं और फिर 40 जो प्रश्न दिए गए हैं वो सामान्य अध्ययन के हैं। सामान्य अध्ययन का भी वीडियो अलग से आएगा, फिलहाल ये इतिहास का, और इसका क्रमांक जो है वो 71 से है। कुल 40 प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। बताना है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय का भी कुछ अभाव रहता है। तो देख लीजिए ऑप्शन सामने है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन सही, ये सी ऑप्शन सही है, यानी कि हूणों के आक्रमण से 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। अब देखिए इसमें हूणों का जो आक्रमण है वो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था गुप्त सम्राट यानी कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, तथा स्कंद गुप्त के हाथों से वह बुरी तरह से परास्त भी हुए थे। और गुप्त साम्राज्य के पतन के और भी कुछ कारण थे, जैसे कि हूणों का आक्रमण, जैसे कि अभी आपने पढ़ा। और ये प्रशासनिक जो ढांचा था, जो सामंती व्यवस्था वहाँ पर थी, वो भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण था। दूसरा है कि वहाँ पे अयोग्य उत्तराधिकारी जो हुए, क्योंकि हर राजवंश के समय में जो उनके पतन का एक प्रमुख ये कॉमन मुझे लगता है कि ये कारण रहा है कि वहाँ के अयोग्य शासक रहें और वो उस सत्ता को या उस राजवंश के जो उसको संभाल नहीं पाए।
और चौथी इसकी ये वजह थी कि क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान जो है कि वो हो गया और आंतरिक गुटबाजी होने लगी और आर्थिक कमजोरी, ये सभी कारण हैं ये जिससे कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। और आप जानते हैं कि स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे और महान शासक थे और इसके शासनकाल के बाद से गुप्त वंश का पतन बहुत ही तेज़ी से होने लगा और इस तरीके से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के विषय में भी यह है कि उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो इसके सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसका 72 यहाँ से प्रश्न होगा, यहाँ से देखिए इसको। इसके बाद का प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। ये दूसरा प्रश्न है और आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था और समुद्री मार्ग से वो आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल का यात्री था, यानी कि पुर्तगाली यात्री था और 1498 ईस्वी में वो जो है कि भारत के में सर्वप्रथम आया था कालीकट बंदरगाह पे और यहाँ के शासक ने जो वास्को डी गामा का काफ़ी स्वागत किया था और उसके बाद से वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की शुरुआत की थी। पुर्तगाल के लिए यानी कि पुर्तगालियों के लिए उसने व्यापारिक संबंधों की शुरुआत की थी और इस तरीके से मई 1498 में केरल के कालीकट पर जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा उपस्थित हुआ था और वहाँ पे जमोरिन ने काफ़ी उसका भव्य स्वागत भी किया था और कुल 3 बार भारत आया था वास्को डी गामा और उसने एक नई समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। इस तरीके से ये इसका ऑप्शन सी है, 1498 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, सबसे पहले आप इसको जानिए कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का जो शुरुआत किया था यानी कि सारनाथ में। और ये धर्म चक्र परिवर्तन बहुत ग्रंथों में कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस तरीके से सारनाथ इसका सही जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि मुग़ल शासन में वंशवादारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था। वंशवादारी व्यवस्था जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मुग़ल शासन में और अकबर ने वंशवादारी प्रणाली की शुरुआत की थी 1574 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं 1574 ईस्वी में अकबर ने वंशवादारी प्रथा की शुरुआत की थी और अकबर ने एक और भी इसके साथ साथ कुछ काम किए थे और वंशवादारी व्यवस्था के साथ साथ जिसके कारण काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी उनको, जिसमें प्रमुख कारण थे कि उन्होंने धार्मिक नीतियों में अपना एक अलग नीति बनाई। बहुत से जो धार्मिक कर थे जिसमें जजिया कर भी था, तीर्थ यात्रा कर था, उनमें सबको समाप्त कर दिया था। भू राजस्व व्यवस्था जो टोडरमल उनका जो मंत्री थे वो काफ़ी सराहनीय था और सामाजिक सुधार की दिशा में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का भी शुरुआत किया था और 1582 ईस्वी में और 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर भी अकबर ने ही समाप्त किया था। इस तरीके से सही जवाब इसका अकबर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज ने सबसे पहले किया था और इसका सही जवाब है यानी कि चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक ने को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। कौन सा ऐसा शासक था जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। 76 ये प्रश्न है और सही जवाब इसका है, इसमें से देखिए एक से अधिक इसका सही जवाब है यानी कि हेमचंद्र तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि इसमें 2 आदमी का नाम है। इसमें सम्राट हेमचंद्र और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और सम्राट हेमचंद्र या जिसको हेमू कहते हैं ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा थे। तो इस तरीके से और इसके बाद से जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो अन्य उसके नाम है देवगुप्त कहा जाता है उनको, देवराज और विक्रमादित्य, ये सभी इन सभी नामों से उनको जाना जाता है। और प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। एलिफेंटा में जो चट्टान काट करके जो मंदिर बनाए गए हैं वो किससे संबंधित है ये बताना है, किस राजवंश से उनका संबंध रहा है। सही जवाब इसका राष्ट्रकूट है। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था और
जो पुलकेशिन प्रथम थे वो चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक थे। जो ये चालुक्य वंश ऊपर में ऑप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट। और इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1906 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी और उस समय 1906 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि देख लीजिए इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे। और इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो वो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसका, और 1929 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड ये आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस तरीके से वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने ये खान अब्दुल गफ़ार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, अब देख सकते हैं कि चोल काल के दौरान ये मुबेंदवेलन और ये अरैयार की उपाधियाँ, ये बताना है कि उपाधियाँ थी ये किसके लिए ये दोनों ही उपाधियों को ये प्रदान किया जाता था, यानी कि किनको ये उपाधि दी जाती हैं। तो इसका सही जवाब है यानी कि उसमें धनी जो भूस्वामी होते थे उनके लिए ये दोनों ही यानी कि मुबेंदवेलन और अरैयार धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। और नाडू की जो स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। और ये सब जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, चोल प्रशासन की ये सब प्रमुख विशेषताएं थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1290 से 1320 के दौरान खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था और गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1320 ईस्वी तक उनका शासन रहा था, यानी कि खिलजी वंश का। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि ये बताना है कि 4 वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा के एक दिव्य स्थिति रखता है हिंदू परंपरा में, और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ये बताना है कि कौन सा वेद है जो चारों वेदों में सबसे छोटा है और इसमें धुन और मंत्रों का एक संग्रह दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि साम वेद जो है। जब धुन की बात आए तो आप समझ सकते हैं क्योंकि साम वेद गायन प्रधान है, यानी कि उसमें गीत संगीत की चर्चा की गई है और वो चारों वेदों में सबसे छोटा है। और साम वेद का अर्थ ही होता है कि गान, यानी कि, और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें किया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था। 83वां प्रश्न इसका है और सही जवाब इसका होगा जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति था। अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था और 1775 ईस्वी से लेकर के और 1783 ईस्वी तक अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ था और जॉर्ज वाशिंगटन ने उसमें अमेरिका का नेतृत्व किया था। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ये 84वां प्रश्न है। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। वल्लभाचार्य इसका सही जवाब होगा और श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट है कि अपने साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। बाणभट्ट ने किताब भी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। तो आप देख सकते हैं किसके समय शासनकाल में ये प्रसिद्ध हुए थे अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए, साहित्यिक रचनाओं के लिए। और इसका सही जवाब है कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट जो है ये प्रसिद्ध हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इनसे संबंधित कुछ और भी बातें हैं कि बाणभट्ट जो क्या थे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 साहित्य की रचना की थी इन्होंने। और हर्षवर्धन भी स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे। इस तरीके से आप हर्षवर्धन के संबंध में एक और बात जान सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय में ही या शासनकाल में ही वेनसोंग जो है चीनी यात्री था वो भी भारत आया था।
नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि प्राचीन शहर हम्पी ये किसकी राजधानी, किस साम्राज्य की राजधानी थी। काफ़ी आसान प्रश्न है कि देखिए हम्पी जो है, हम्पी का संबंध था विजयनगर साम्राज्य से। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जिसमें संगम वंश के अंतर्गत हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने वहाँ पे संगम वंश की स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से ऑप्शन ई होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में, ये बताना है कि किस नदी के किनारे की गई थी। इसके बाद से देख सकते हैं आप प्रश्न है, काफ़ी आसान है, हुगली नदी इसका सही जवाब होगा। यानी कि 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। काकोरी ट्रेन जो घटना हुई थी काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, हालांकि अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन काकोरी जो कांड हुआ था उसमें अभियुक्त नहीं था। सही जवाब इसका है भगत सिंह जो है वो काकोरी कांड में नहीं थे, अभियुक्त नहीं थे। और भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि 1929 से उनका संबंध था, जो लाहौर में जो षड्यंत्र हुआ था। तो इस तरीके से ये काकोरी ट्रेन एक्शन भी आप याद रख सकते हैं कि काकोरी कांड का नाम अब बदल दिया गया है और उसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन है, जो 1910 में हुई थी, या 1925 में हुआ था जो। और इसके बाद है कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। ये 89 प्रश्न है और सही जवाब इसका है यानी कि हुमायूं इसका सही जवाब होगा। यानी कि हुमायूं के निमंत्रण पर वो भारत आया था और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में से था। अब्दुल जो समद नाम है, ये अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। और आप जानते हैं कि अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और जिसके प्रभारी भी अब्दुल समद को ही बनाया गया था। और हुमायूं के संबंध में एक बात है कि हुमायूं ने हुमायूंनामा की जो रचना की थी, यानी कि गुलबदन बेगम जो उनकी बहन थी, उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है कि अशोक के साम्राज्य में से किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ये बताना है आपको। और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेखों को खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। और इसका सही जवाब है कि उत्तर पश्चिमी जो उनके जो शिलालेख थे उसको खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। और अशोक के शिलालेखों के विषय में आप जानते हैं कि उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। उसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का शिलालेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शहबाजगढ़ी से और मानसेहरा से यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और शेष जो उनके अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे और जो भारत में मिले हुए हैं। तो इस तरीके से, और आप ये भी है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था यानी कि जेम्स प्रिसप ने किया था 1837 ईस्वी में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार आपको इन सब सेटों में प्रैक्टिस सेट जो कराया जाएगा इसमें ये प्रश्न जरूर है, मिलेगा भी। तो अशोक भारत के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख लिखने की शुरुआत किया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये नेक्स्ट प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। नाम सुन सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि ये किस वंश से इनका संबंध था ये बताना है। और आप इसको समझ सकते हैं कि मौर्य वंश के बाद जो वंश आया था उनसे ही इनका संबंध है। आप सोचिए मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था, सातवाहन वंश इसका सही जवाब होगा। और सातवाहन वंश से संबंधित है गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के राजाओं ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी कि वो अपनी माता का नाम जो है कि वो अपने नाम के साथ जोड़ते थे। तो इस तरीके से गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासन यानी कि नहपान को भी हराया था। और शकों का सबसे जो प्रतापी शासक थे रुद्रदामन प्रथम थे। और इसमें उनकी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय में है कि उसके विजय की जानकारी उसकी माता यानी कि गौतमी बलश्री उनका नाम था, उनकी माता का, उनके नासिक के अभिलेख से प्राप्त होती हैं। और इसलिए देखिए उनका नाम अपने माता का नाम यानी कि गौतमी उनके माता का नाम था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 प्रकार के पथ यानी कि रास्ते बताए गए हैं, उसका तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की
परिकल्पना या ये किसकी देन है, किसने इसका प्रतिपादन किया था? और इसका सही जवाब है यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब इसमें दिया गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि ये प्राचीन ग्रंथ है, तो किसने लिखा है इसमें से? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। सही जवाब इसका होगा भास्कराचार्य के द्वारा ये लिखा गया है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाई जय सिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? सही जवाब आप देख सकते हैं, और सही जवाब इसका है कि वाराणसी में इसका निर्माण कराया गया था, जो वेधशाला थी, यानी कि खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था। और राजा जय सिंह ने मान मंदिर में वाराणसी की छोटी वेधशाला बनवाई थी, और जिसमें मात्र 6 प्रधान यंत्र बनाए गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जयपुर में ये इसको देखिए, ये इसका सही प्रश्न, इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 95 ये प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? इसके पहले भी ये प्रश्न मिल चुका है, सारनाथ में, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया जो अकबरनामा है कितनी पुस्तकों में विभाजित हुआ है? अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बताना है कि कितनी पुस्तकों में उसको विभाजित किया गया है। और इसका सही इसका जवाब है कि उसको 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। और अकबरनामा यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, और उसमें पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर के और हुमायूं तक के मुग़ल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। और इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आईने अकबरी जो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, उसमें विशेष करके अकबर, क्योंकि वो अकबर के दरबार के इतिहासकार थे, तो अकबर के शासनकाल का ही उन्होंने वर्णन किया। उसमें विशेष करके कृषि समाज का उसमें विशेष वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट जो है वो खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। इसका सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। और गुप्त काल में आप जान सकते हैं कि चांदी के सिक्कों को रूपयक भी कहा जाता था। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं। गुप्त काल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? और इसका सही जवाब है कि 1813 में इसका सही जवाब होगा। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था। और 1813 इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1813 इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? ये बताना है कि पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? 1192 ईस्वी के तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था उनको। और 1991 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें 1991 नहीं, इसमें 1191, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। नेक्स्ट है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सही जवाब इसका बताना है 1972 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी किया है? और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि सतीश गुजराल नाम है। और इन्होंने भारत में 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक दिल्ली स्थित बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार वो हैं, जो सतीश गुजराल इनका नाम है। और मार्च 2020 में, ये करंट का प्रश्न है कि मार्च 2020 में सतीश गुजराल जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के भाई उनका निधन हो गया था। इसका मतलब हुआ कि ये सतीश गुजराल जो हैं वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो गुजराल आई.के. गुजराल, उनके भाई थे।
और ये एक प्रसिद्ध जो है कि वास्तुकार थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी सरकार की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? और इसका सही जवाब है 1919, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि लास्ट सपर ये किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया है? और इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंसी, इसका सही जवाब होगा इसमें। और आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी जो है वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। सही जवाब ऑप्शन होगा इसमें बी। नेक्स्ट है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी जो है वो टेराकोटा के मूर्तियों का एक संग्रह है जो किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाया गया है, उसमें ये बताना है। सही जवाब होगा इसमें चीन। चीन के सम्राट की सेनाओं को उसमें दर्शाया गया है। और चीन का जो हान वंश है वो प्राचीन काल का सबसे महानतम वंश माना जाता है, तो ये समझ सकते हैं। और टेराकोटा क्या है, तो आप जानते होंगे कि टेराकोटा जो है वो क्या है कि मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को हम टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा कहाँ से ज़्यादा मिली हुई हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, नर्तकियों की मूर्तियाँ हैं, तो वो सब जो है कि मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन उसको आग में पकाया जाता है और तब उसको टेराकोटा कहा जाता था। और बाद में उसको विशेष उससे कलर भी किए जाते थे उसमें। नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं कि श्रीलंका यानी कि जब उसको सिलोन कहा जाता था, उसको किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देख सकते हैं आप। और इसका सही जवाब है 1948। नेक्स्ट है कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप में आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था किस नेता, कौन ऐसे नेता हैं? और इसका सही जवाब है ये व्लादिमीर द ग्रेट। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में इसको अपनाया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1961 में बेलग्रेड में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? और उसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, और उसमें भारत की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वो भी 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है कि धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 160वां प्रश्न है। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। मार्टिन लूथर किंग सीनियर का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इस तरीके से आप देख सकते हैं सही जवाब इसका होगा मार्टिन लूथर किंग। यानी कि नेक्स्ट है कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? 109वां प्रश्न है। आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है सन यात सेन को। और 1911 में जो चीनी की क्रांति हुई थी वो 1911 में चीनी क्रांति हुई थी, उसके नायक थे सन यात सेन। और इस तरीके से वो कहा जाता है कि उन्होंने आधुनिक चीन का उनको संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, तो उसके क्या कारण थे? और इसमें देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये मेसोपोटामिया के विषय में आप जानते हैं कि ये दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित था, तो इसका सही जवाब है कि वो यूरोपीय लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसका कारण था कि बाइबिल के प्रथम भाग यानी कि ओल्ड जो टेस्टामेंट है में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है, यानी कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। इसका सबसे प्रमुख वजह था कि इसका ये ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यूरोपीय लोगों के लिए। और ओल्ड टेस्टामेंट क्या है कि एक बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख किया गया है, और जिसका अर्थ सुमेर ईंटों से बने हुए शहरों की भूमि से है। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया के विषय में और भी आप जान सकते हैं कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हम इराक सुनते हैं वो उसका नाम पहले मेसोपोटामिया था और अब जो है वो इराक के रूप में है। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया के संबंध में यह भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे शुरुआती सभ्यताओं के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है, यानी कि सबसे जो प्राचीन सभ्यताएं जो विकसित हुई थी वो मेसोपोटामिया में ही विकसित हुई थी, जो जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है वो उसके समकालीन मानी जाती हैं। इस तरीके से ये कुल 40 प्रश्न थे, और इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के भी प्रैक्टिस सेट जाएंगे। ये पहला वीडियो था BPSC TRE 3rd के लिए, और इसलिए आप इसे देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, और लाइक भी करें, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।